दोस्तों नमस्कार। इस देश के मुद्दों के आश्रय इस देश की राजनीति बदल सकती है या इस देश के मुद्दों के आश्रय राजनीति करते हुए कोई भी नेता सत्ता तक पहुंच सकता है। ये दो ऐसे सवाल हैं जो इस देश के भीतर उठने वाले हर मुद्दे से जुड़ ही जाते हैं और सामान्य तौर पर राजनीति करते वक्त इस बात का एहसास किसी को नहीं होता है कि वो मुद्दों को उठा रहा है तो सत्ता में आने के बाद उन्हीं मुद्दों पर वो खामोशी बरत तो नहीं लेगा, या फिर उन मुद्दों के आश्रय अगर उसके वोट बैंक में कहीं सेंध लग जाए तो वो खामोशी बरत तो नहीं लेगा, या फिर इस देश के मुद्दे वाकई पहली बार भारत की राजनीति को अंदर से डिगाने के लिए तैयार हैं और शायद इसीलिए पहली बार जनता चुनाव में राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आने लगी। आज ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और इस देश में हाशिए पर पड़े हुए तबके को यह महसूस होने लगा कि चलिए इस रास्ते सही, लेकिन इस देश की राजनीति को बदला जा सकता है। इसी प्रक्रिया में अगर आप उत्तर प्रदेश में कदम रखते हैं तो वहां पर अखिलेश यादव ने पीडीए का प्रयोग किया। पीडीए यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक, यानी राहुल गांधी द्वारा उठाए गए जो भी अलग अलग जाति समुदाय के मुद्दे थे या खुद वही थे, इसी तरीके से अखिलेश यादव द्वारा उठाया गया पीडीए, इन दोनों के फॉर्मेट को अगर समझिए तो एक बात बहुत साफ तौर पर निकल कर आती है। इस देश में राजनीति की ताकत जिस सत्ता के पास है वह हाशिए पर पड़े हुए तबकों की तरफ ध्यान देता नहीं है और कहीं कोई त्रासदी हो जाए तो उस तरफ वह देखता नहीं है कि अगर राजनीतिक तौर पर उसे हानि हो रही है तो। क्योंकि मणिपुर की जो पहली तस्वीर निकल कर आई थी उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी ओढ़ ली, एक शब्द भी नहीं कहा। यह बेचैनी भारत के समाज के भीतर थी कि एक तस्वीर और एक घटना जो पूरे देश के भीतर की रूह को हिलाकर रख दे, उस पर प्रधानमंत्री खामोश कैसे रह सकते हैं। और इसी दौर में याद कीजिए 2017 का उन्नाव कांड या फिर 2020 का हाथरस कांड। इन प्रक्रिया के भीतर आपके लिए एक सवाल तो जरूर होगा कि सत्ता हमेशा से उस ताप से बचना चाहती है जिसमें उसकी अपनी सत्ता जलकर खाक ना हो जाए और विपक्ष उस ताप को हवा देता है जिसके जरिए राजनीति या सियासत क्या साधी जा सकती हो। आज ये सवाल उन्नाव, मणिपुर या हाथरस से आगे निकलकर अयोध्या तक जा पहुंचा है। अयोध्या को लेकर जो सवाल मौजूदा वक्त में है वह सीधे तौर पर एक नेता से जुड़े हैं। वह नेता एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। उस राजनीतिक दल ने अपनी पहचान पीडीए के जरिए बनाई है। उस पीडीए के साथ सहयोगी के तौर पर कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कमोवेश हर छोटी बड़ी घटनाओं के बीच नजर जरूर इस दौर में आते हैं। तो क्या अयोध्या उनका नहीं जाना और अगर पुरानी घटनाओं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे खामोशी बरत लेना कि हमारे सहयोगी या इंडिया गठबंधन के एक मजबूत पिलर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ किसी नेता का जुड़ाव है और उस नेता पर आरोप लगे हैं, सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। पहली बार सवाल उसके आगे का उठने लगा है और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या के भीतर जो राजनीतिक परिवर्तन 2024 के चुनाव में हुआ उसने एक पूरा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय जगत को दे दिया कि हिंदुत्व के आश्रय जो बीजेपी सत्ता साधती है उसी पर सीधी चोट वहां के उन्हीं हाशिए पर पड़े तबकों ने उठाया और फैसला एक झटके में बदल दिया और पुराने समाजवादी रहे अवधेश प्रसाद सिंह के पक्ष में वोट डाले और उनके साथ जब आरोपी की तस्वीर सामने आने लगी तो उस पर उन्होंने खामोशी बरत ली और क्या कुछ कहा, किस रूप में कहा, यह सवाल जरूर है। और इन सवालों के अक्स तले यह भी एक सवाल है कि क्या वाकई इस देश में जो हाशिए पर तबका है, जो गरीब है, पिछड़ा है, उससे जुड़े हुए सवाल राजनीति में तभी तक मान्य है विपक्ष के लिए जब उस पर कोई चोट ना हो
और सत्ता ने भी खामोशी कई मौकों पर इसीलिए बरती क्योंकि उसकी सत्ता पर चोट ना हो। यानी जो आरोप मौजूदा वक्त में मोदी सरकार या योगी सरकार को लेकर, उत्तर प्रदेश या इस देश की घटनाओं को लेकर ये कहकर लगते रहे, क्योंकि हम योगी सरकार का जिक्र यहां कुलदीप सेंगर को लेकर भी कर रहे हैं, यहां पर जिक्र हाथरस की घटना से जुड़े हुए उन 4 लड़कों का भी जिक्र है जो एक खास जाति समाज से आते थे और सत्ता के अनुकूल वो जाति और समाज थी। और यही आरोप तो मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन कहें या राहुल गांधी कहें या अखिलेश यादव कहें, उन्होंने इसी को तो ताड़ा। और जनता के बीच यही तो बड़ा सवाल हो गया कि सत्ता में रहकर आप कैसे खामोश रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल विपक्ष का भी है। अगर दामन पे दाग लगा है तो उस दाग से रूबरू हुआ जाए या ना हुआ जाए, और राजनीतिक तौर पर उसे परखा जाए, या इस देश के भीतर में जो राजनीति मुख्य धारा से पिछड़े तबकों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ने की दिशा में बढ़ी है, मुस्लिम तबके के भीतर से जुड़ी है, उसमें आप क्या कानूनी तौर पर या इस देश के भीतर के अपराध के तौर पर भी जाति और धर्म देखकर अपनी राजनीतिक आवाज को बुलंद करेंगे? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ध्यान दीजिए, चंद तस्वीरों को पहले देखिए। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेता, फैजाबाद के सांसद जिसके दायरे में अयोध्या भी आता है, अवधेश प्रसाद सिंह के साथ उस शख्स की है जिस पर आरोप है, मोइन खान, जिन पर आरोप है और उनके साथ तस्वीर है। लेकिन सांसद महोदय इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो हर दिन जाने कितने लोग तस्वीर खिंचवाते रहते हैं। तो यही सोच तो एक वक्त बीजेपी की रही या उनके नेताओं की रही, जिसको लेकर समाज के भीतर उनके अहंकार को देखा जाने लगा या उनकी सत्ता की ताकत और उसके एहसास के आगे सब कुछ कोई मायने रखता नहीं है, इस बात का जिक्र होने लगा। तस्वीर पहले देख लीजिए। एक बात तो तय है, भारत में राजनीति से बड़ा कानून कुछ होता नहीं है। राजनीति अपने आप में कानून की किताब हो जाती है जब वो सत्ता में होती है। तो फैजाबाद के सांसद के साथ बैठे हुए मोइन खान जो आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अगर इस सिलसिले के उस छोर को आप पकड़ना चाहें कि समाज के भीतर पहली बार भारत में राजनीतिक तौर पर उस हाशिए पर पड़े तबके के मुद्दों को और उनके हक और उनके अधिकार को इस देश की मुख्य धारा की राजनीति में मुद्दा बनाकर लाने की कोशिश इस दौर में हुई है, और बीजेपी और सत्ता के उस अहंकार पर सीधी चोट जनता ने की है, तब आप इस बात को समझना होगा कि आखिर इन बातों का जिक्र इस दौर में क्यों हुआ, जिन बातों को मायावती ने बहुत शालीनता के साथ उठा दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उससे पहले जरा समझ लीजिए, जिस परिवार की, जिस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वह एक गरीब परिवार है, किसान मजदूरी करने वाला परिवार है, और उनके पिता की मौत 2 बरस पहले हो गई। मां और बहनें वही मजदूरी करती है जिससे घर चलता है। 4 बहनें हैं, उसमें सबसे छोटी लड़की जो नाबालिग, उसके साथ यह सब कुछ हुआ है। और जिसने किया वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उस इलाके में बेकरी चलाते हैं। और जब वो नाबालिग लड़की घर लौट रही थी, उसी वक्त राजू खान नाम के एक शख्स ने उन्हें कहा कि बेकरी के मालिक बुला रहे हैं। और उसके बाद 2-2.5 महीने तक जो कुछ होता चला गया और होते रहा, यानी जिस दौर में उत्तर प्रदेश में भी वोट डाले जा रहे थे, जिस दौर में चुनाव पूरे जोर पर था, उस दौर में उस लड़की के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है और आपकी रूह कांप सकती है, क्योंकि उसका वीडियो बनाया गया। उस वीडियो के जरिए जानकारी तब मिली जब लड़की गर्भवती हो गई, और जब लड़की की मां मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंची 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को, और तब मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और 2 अगस्त के बाद पीड़िता की मां को जो भरोसा दिलाया गया, उसके बाद बेकरी ध्वस्त हुई,
लाइसेंस रद्द होने की दिशा में बढ़ा, गिरफ्तारी हुई। शुरुआती दौर में थाना भी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। थाने ने इनकार कर दिया था रिपोर्ट लिखने से। उस थाना प्रभारी और उस थाना अध्यक्ष को भी वहां से बर्खास्त किया गया। एसपी ने दखल दिया, तब एफआईआर दर्ज हुई। यानी अगर आप पूरे सिस्टम को समझे तो राजनीतिक सत्ता की ताकत के सामने कानून कोई मायने नहीं रखता है। यह मैसेज पहला है। और पहली बार उसी राजनीति को चुनौती देते हुए इस देश में इंडिया गठबंधन बना। इस देश के भीतर में राहुल गांधी ने समाज में हाशिए पर पड़े तबके के अधिकारों के साथ खड़े होकर झंडा बुलंद करना शुरू किया और लोगों को यह महसूस होने लगा कि हमारे साथ यह शख्स खड़ा है। लेकिन अयोध्या की घटना ने कई सवालों को खड़ा किया। राहुल गांधी अभी तक क्यों अयोध्या नहीं गए? कांग्रेस कह सकती है कि ऐसी हर छोटी बड़ी घटना में वो जाएंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल है कोई एक घटना जब इतनी बड़ी हो जाए जहां पर समाज के भीतर राजनीतिक ताकत और कानून का परीक्षण हो रहा हो, वहां पर तो उस नेता को जाना और बताना होगा कि आखिर कौन सी परिस्थिति है। क्योंकि इस देश के भीतर में अगर आप एनसीआरबी के डाटा को देखने लगेंगे तो आपको लगेगा ये सब क्या घटनाएं हैं। क्योंकि एनसीआरबी का डाटा बतलाता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो कुछ अपराध होते हैं उसमें 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 2022 तक का एनसीआरबी डाटा बतलाता है कि हर बरस घटनाएं बढ़ती चली गई। 2017 में 56,000 घटनाएं थी, 2018 में बढ़कर 60,000 हो गई, 2019 में 60,200 हो गई, 2020 में कोविड काल था तो 49,385 हो गई, 2021 में 56,083 हो गई, 2022 में 65,743 हो गई। महिलाओं को लेकर ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है कि इससे पहले अखिलेश यादव के काल में ना रहा होगा। अखिलेश यादव के काल में रहा लेकिन कुछ कम था, या कहें कुछ पुरानी बात हो गई इसलिए कम था। जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने तो 22,000 घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अपराध की हुई, 35,000 घटनाएं 2013 में हुई, 39,000 2014 में हुई, 38,000 2015 में हुई, 50,000 2016 में हुई और 2017 में सत्ता पलट गई। इन आश्रय चीजों को परखा जाए या इस बात को देखा जाए कि मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी जब यह कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो घटनाओं की तो पूरी फहरिस्त है। क्या उनके दौर में किसी को अगर कोई पुलिस वाले ने आरोपी बनाया, किसी अधिकारी ने कहा और राजनीतिक तौर पर मामला भी तूल पकड़ गया तो क्या डीएनए टेस्ट उस पीरियड में कराया गया था? मायावती का सवाल बिल्कुल जायज है। सवाल तो आरोपी के साथ साथ अब समाज के भीतर कहीं ना कहीं आपको वो उनके भीतर हिम्मत और ताकत देने की बात है। इसीलिए मायावती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो केस बना रही है सख्त कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे और इन सब चीजों में अब ये ना देखे कि कौन किस जाति धर्म से जुड़ा हुआ है। यहां पर यह सवाल उठ सकता है क्या वाकई जो मोइन खान है इनकी बेकरी सील की गई है समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और जो परिवार को धमकाने के लिए अस्पताल पहुंच गए, जिला महिला अस्पताल जहां पर वो पीड़िता है, रात 11 बजे पहुंचे तो जिन्होंने धमकाया उनके खिलाफ भी आरोप दर्ज हो गया। वहां पर सपा के नेता है और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो एक स्थिति ऐसी बनती है राजनीतिक तौर पर जो बताती है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दूसरी परिस्थिति ऐसी बनती है कि जो राजनीतिक तौर पर ताकतवर शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और तीसरी परिस्थिति बनती है कि अगर एक वोट बैंक के तौर पर किसी जाति समुदाय की मौजूदगी किसी कानूनन अपराधी के तौर पर होने लगे तो राजनीति उस दिशा में कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई किसी के साथ 2.5 महीने तक इस तरीके से कोई कुकर्म हो सकता है क्या? और इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियां, जब हमने उन्नाव और हाथरस का जिक्र किया या एक विभत्स परिस्थिति मणिपुर के भीतर की नजर हर जहन में अभी भी बसी हुई है और इस देश के भीतर अलग अलग प्रांतों में ऐसी बहुत घटनाएं शामिल होती हों तो बदलती हुई राजनीति में कदम कौन उठाएगा? उस जगह के सांसद जब उनसे पूछा गया कि आरोपी को आप जानते हैं या नहीं जानते तो सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं।
आखिरी सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे के साथ नो 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 नो, मोहित खान को नहीं जानते? ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित खान? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे, प्रदेश में हम थे। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, द मैनर, इन व्हाट मैनर यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अवधेश प्रसाद सिंह जो फैजाबाद के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संसद के भीतर उन्हें पहली कतार में बैठाया गया। राजनीतिक तौर पर यह बीजेपी की सबसे बड़ी हार थी, यह बताया गया। लेकिन अगला सवाल यह है, अगर वह खुद को समाजवादी कह रहे हैं तो हमें लगता है लोहिया से लेकर जॉर्ज तक की उन स्थितियों को याद करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी स्थिति अपराध बनते हो तो यह किस तरीके की लड़ाई अपने अपने दौर में लड़ते रहे, और एक पूरी कतार है, समाजवादियों की पूरी कतार है। दूसरा बड़ा सवाल है, जब भारत की राजनीति करवट ले रही है, ऐसे मौके पर क्या ये राहुल गांधी को तुरंत अयोध्या नहीं जाना चाहिए, या फिर यह मानकर चलें कि दरअसल इंडिया कमजोर हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता को लेकर वह कुछ बोल देंगे, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया में भी उन्होंने खामोशी बरती है, कुछ भी नहीं कहा है। इस दौर में बहुत सारे नेताओं का नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले नाम इसलिए हर किसी के आएगा क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी की समूची राजनीति ही उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी है जहां पर सवाल हक का है, अधिकार का है, संविधान का है, और मुख्य धारा में उस हाशिए पर पड़े तबके को लाकर इस देश की राजनीति को बदलने का है। तो अगर इस परिस्थिति में राहुल गांधी अयोध्या नहीं जाते हैं, और चूंकि अखिलेश यादव भी लगातार राहुल गांधी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते ले आ रहे हैं, यह मुलायम सिंह का दौर नहीं है जब लड़के हैं गलती हो जाती है का कोई वक्तव्य दिया जाए। यह दौर अखिलेश यादव का है, यह दौर भारत में राजनीतिक परिवर्तन का है, यह दौर इस देश के भीतर में पहली बार 80-90% को लेकर है जो मुख्यधारा से दूर कर दिया गया। यह दौर उस सत्ता को आईना दिखाने का है जो अपने अहंकार में मदमस्त होकर अपने जुड़े मुद्दे या अपने लोगों को किस तरीके से छुपाती है, और इस देश के भीतर घोषित तौर पर जो करप्ट हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है और तमाम आरोपों से उन्हें मुक्त कर देती है। लड़ाई तो उससे भी लड़नी है, यह फैसला राहुल गांधी को भी करना है और अखिलेश यादव को भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।